आज हम बात करने वाले हैं जापानी साम्राज्य के बारे में कि कैसे वो इतनी तेजी से उभरा और फिर कैसे उसका पतन हुआ। तो सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे? एक ऐसा देश जो दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ था, वो अचानक एक ग्लोबल पावर कैसे बन गया? और वो भी सिर्फ एक पीढ़ी के अंदर। इस कहानी में बहुत कुछ छिपा है। चलिए इसे और करीब से जानते हैं। और ये सब हुआ सिर्फ 79 सालों में। सोचिए, 1868 में एक नई शुरुआत हुई और 1945 तक सब खत्म। ये टाइमलाइन हमें एक मोटा अंदाजा देगी कि हम कहाँ से कहाँ तक जाने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक नाटकीय मोड़ से, जब जापान का सदियों पुराना अकेलापन जबरदस्ती खत्म कर दिया गया। इसे साकोकू पॉलिसी का अंत भी कहते हैं। जरा सोचिए, 200 साल तक कोई देश पूरी दुनिया से अलग थलग रहे और फिर अचानक एक दिन उसके बंदरगाह पर बड़े बड़े अमेरिकी ब्लैक शिप्स आके खड़े हो जाएं। ये एक जबरदस्त झटका था पूरे देश के लिए। ये सिर्फ जहाज नहीं थे, ये इस बात का सबूत थे कि दुनिया जापान को बहुत बहुत पीछे छोड़ चुकी है। इन संधियों को बिल्कुल एक तरफा माना जाता था, जिन्हें पश्चिमी ताकतों ने जापान पर थोपा था। इससे उन्हें जबरदस्त व्यापारिक फायदे मिले। इस अपमान ने पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ा दी, जिससे बोशीन युद्ध शुरू हुआ और तोकुगावा शोगुनेट का राज खत्म हो गया। अब हम उस दौर में आते हैं जब जापान ने खुद को एक अविश्वसनीय रफ्तार से बदलना शुरू कर दिया। ये नारा, जिसे फुकुओका क्योहेई कहते हैं, मेजी दौर का मूल मंत्र बन गया। मतलब साफ था, अगर पश्चिमी देशों की बराबरी करनी है तो जापान को आर्थिक और सैन्य दोनों ताकतों में मजबूत बनना होगा, और वो भी बहुत जल्दी। देखिए, ये सिर्फ छोटे मोटे सुधार नहीं थे, ये तो एक तरह से पूरे देश का ढांचा बदलने जैसा था। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सब कुछ। सामंतवाद को जड़ से उखाड़ फेंका गया, समुराई क्लास खत्म हो गई और रातों रात फैक्ट्रियां और रेलवे लाइनें बिछने लगी। और इस नई ताकत के साथ जापान ने अपनी सरहदों के बाहर देखना शुरू कर दिया, बिल्कुल उन्हीं पश्चिमी देशों की तरह जिनकी वो नकल कर रहा था। ये एक बहुत बड़ा भू-राजनीतिक भूकंप था। इतिहास में पहली बार एक एशियाई देश ने एक बड़ी यूरोपियन शक्ति को जंग में हराया था। इससे दुनिया भर में पावर बैलेंस को लेकर सवाल उठने लगे थे। अब जापान वर्ल्ड स्टेज पर एक सीरियस प्लेयर बन चुका था। चीन और रूस को हराने के बाद कोरिया पर कब्जा जापान की शाही महत्वाकांक्षाओं का अगला पड़ाव था। अब जापान भी उन्हीं पश्चिमी ताकतों की कतार में खड़ा हो गया था, जिनकी वो कभी बराबरी करना चाहता था। लेकिन इस कामयाबी के साथ एक स्याह दौर भी शुरू हुआ। जापान का लोकतंत्र के साथ जो छोटा सा प्रयोग था, वो जल्द ही खत्म हो गया, क्योंकि जिस सेना ने साम्राज्य बनाया था, अब वही देश पर हावी होने लगी थी। खो ये रहा था कि सेना के कुछ ग्रुप्स अपनी मनमानी कर रहे थे, सरकार की भी नहीं सुन रहे थे। अपना एजेंडा पूरा करने के लिए वो हत्याओं और धमकियों का सहारा ले रहे थे। जो भी खिलाफ बोलता, उसे रास्ते से हटा दिया जाता। और देखते ही देखते 1936 तक सरकार बस नाम की रह गई थी। असली कंट्रोल तो सेना के हाथ में आ चुका था। और इस सैन्य कब्जे के पीछे यही कट्टर विचारधारा काम कर रही थी। कोदोहा गुट का मानना था कि जापान की किस्मत में ही सम्राट के नेतृत्व में पूरे एशिया पर राज करना लिखा है, और इस मकसद को पूरा करने के लिए कोई भी तरीका अपनाना जायज था। मंचूरिया पर हमला तो बस एक शुरुआत थी। 1937 में जापान ने चीन पर एक बड़े पैमाने पर हमला बोल दिया। ये युद्ध बहुत क्रूर था, और नैनजिंग नरसंहार जैसी घटनाएं इतिहास में काले धब्बों की तरह दर्ज हैं। जापान का ये विस्तारवाद उसे सीधे सीधे संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ टकराव के रास्ते पर ले आया। जापान अपनी तेल की ज़रूरतों का 80% से ज़्यादा हिस्सा अमेरिका से लेता था। ऐसे में तेल पर बैन लगना एक बहुत बड़ा झटका था। जापानी सैन्य नेताओं के लिए पीछे हटना बेइज्जती और कमजोरी की निशानी थी। उन्हें लगा कि जंग ही एकमात्र रास्ता है जिससे वो दक्षिण पूर्व एशिया के तेल संपन्न इलाकों पर कब्जा कर सकते हैं। पर्ल हार्बर के बाद तो जापानी सेना एक तूफान की तरह पूरे दक्षिण पूर्व एशिया और प्रशांत में फैल गई। सिर्फ 6 महीनों के अंदर उन्होंने एक बहुत बड़े और संसाधनों से भरे साम्राज्य पर कब्जा कर लिया था। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई नहीं रोक सकता। मिडवे की लड़ाई इस जंग का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। जापानी नौसेना ने अपने 4 सबसे अहम एयरक्राफ्ट कैरियर्स खो दिए, एक ऐसा नुकसान जिससे वो फिर कभी उभर नहीं पाई। बस इस एक लड़ाई ने जापान को बैकफुट पर धकेल दिया।
मिडवे के बाद साम्राज्य के पतन का रास्ता लंबा और खूनी था, लेकिन ये तय हो चुका था कि अब अंत निश्चित है। आखिर में ये जंग हथियारों की नहीं बल्कि फैक्ट्रियों की बन गई। कौन कितने हथियार बना सकता है, और यहाँ पर मुकाबला बिल्कुल एक तरफा था। अमेरिका की इंडस्ट्रियल ताकत जापान से कई गुना ज्यादा थी। जापान उतनी तेजी से जहाज और प्लेन बना ही नहीं सकता था जितनी तेजी से अमेरिका उन्हें तबाह कर रहा था। जैसे जैसे अमेरिकी सेना जापान के नज़दीक पहुंची, उन्होंने एक बहुत ही विनाशकारी बमबारी अभियान शुरू किया। सिर्फ एक रात में टोक्यो पर हुई आगजनी में इतने लोग मारे गए जितने हिरोशिमा या नागासाकी के परमाणु बमों में भी नहीं मरे थे। ये जंग की भयानक मानवीय कीमत को दिखाता है। और फिर वो हुआ जिसने इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। 2 परमाणु बम और साथ ही सोवियत संघ का मंचूरिया पर हमला। इस दोहरे झटके ने जापान की लड़ने की हिम्मत पूरी तरह तोड़ दी और सम्राट को आत्मसमर्पण करने का वो फैसला लेना पड़ा जिसके बारे में पहले कभी सोचा भी नहीं गया था। तो देखिए, सिर्फ 79 सालों के अंदर जापान कहाँ से कहाँ पहुंच गया। एक बंद सामंती समाज से एक खतरनाक साम्राज्य और फिर एक शांतिप्रिय लोकतंत्र तक। ये कहानी वाकई में असाधारण है। ये हमें दिखाती है कि बाहरी दबाव और अंदरूनी फैसले किसी देश की पहचान को कैसे पूरी तरह से बदल सकते हैं। वाकई राष्ट्रीय पहचान चीज़ क्या है, ये सोचने पर मजबूर कर देती है।